ओके जी, शुरू करते हैं जी। पेज 575 पे आइए। पेज 575, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सुबह वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था वापसी का सफ़र, ऐसे ही है। और सुबह जो बात हुई थी वो आपके साथ ये हुई थी कि जब भी आप इशू करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा कोई दूसरा शेयर, तो बोनस में हो गया, कंसोलिडेशन हो गई या स्प्लिट हो गई, तो उस सूरत में शेयर्स की तादाद तो चेंज हो जाती है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास पैसे नहीं आते। तो चूंकि पैसे नहीं आते, इसका मतलब है कि अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट भी जो है वो नहीं पड़ता। तो अगर अर्निंग्स में इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो वो थोड़ी सी ज़रा गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कंपैरेटिव ईयर की, क्योंकि कंपैरेटिव ईयर में कम शेयर्स होते हैं और इस साल शेयर ज़्यादा होते हैं। और चूंकि वो शेयर्स का ज़्यादा होना इस वजह से नहीं होता कि आपने कोई न्यू शेयर्स ऑफर करके उनसे पैसे लिए, बल्कि वो बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन की वजह से होते हैं। तो इसका मतलब है कि पिछले साल का जो कंपैरेटिव है उसको भी इस साल के बराबर बनाना ज़रूरी है या इस साल से मैच करवाना ज़रूरी है। वो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम एज्यूम करेंगे कि ये कंसोलिडेशन या ये स्प्लिट या ये बोनस ये डे वन से ही ऐसे हैं। जो आपको उर्दू की लाइन लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि डे वन से ही ये इशू हो चुके हैं। तो अगर डे वन से इशू हुए हैं तो फिर इस साल पे भी उसका पूरा इंपैक्ट फैलाना पड़ेगा, और जो पिछले साल के शेयर्स हैं उनको भी बिल्कुल इस जैसा बनाना पड़ेगा ताकि पिछले साल की ईपीएस को इस साल के बराबर बनाया जा सके। ये बात सबको समझ आ गई? ओके। ये काम होता है सिर्फ बोनस इशू में, जब आपने बोनस में शेयर्स इशू किए या आपने कंसोलिडेशन की या फिर आपने स्प्लिट किया या इवन राइट शेयर्स इशू किए, क्योंकि उसमें भी कम पैसे आते हैं आपके पास। तो ये 4 सिनेरियोज हैं जिस केस में आपको ये वापसी का सफर करना पड़ता है। अब जो एक मेन चीज हमारी है वो ये है कि शेयर इशू करना, क्योंकि इन तमाम सिनेरियो में शेयर्स की तादाद बढ़ती है या कम होती है। अब शेयर इशू में भी शेयर की तादाद बढ़ती है, लेकिन अगर आपने ये मार्केट प्राइस पे इशू कर दिए, जो भी मार्केट प्राइस है उस पर शेयर इशू कर दिए, तो इसका मतलब है शेयर्स के पूरे पूरे पैसे आपके पास आए। तो इसका मतलब है कि आपकी अर्निंग्स को भी बढ़ना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे पिछला साल है 2014 और ये साल है 2015, यहां पे आपने ईपीएस निकाली थी 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 10 की। इस साल आपने क्या किया, आपने ये वाली कोई हरकत कर दी। अगर आपने ये वाली हरकत कर दी और ये हरकत करने की वजह से आपके शेयर्स की तादाद होगी 25,000, आप कहेंगे मेरी ईपीएस 4 है, और मैं बोलूंगा कि भाई हमारी ईपीएस तो कम हो गई। हालांकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो बोनस का इंपैक्ट है, ना कंसोलिडेशन का है, ना स्प्लिट का है और ना राइट इशू का है। ये तो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन ही नहीं है। 15,000 जो शेयर्स आपके इंक्रीज हुए, इन 15,000 शेयर्स के बढ़ने की वजह से आपकी अर्निंग्स पे इंपैक्ट आ ही नहीं सकता था, क्योंकि पैसे तो आपको मिले नहीं। क्या बात समझ आई? पैसे तो आपको मिले नहीं। तो अगर पैसे आपको नहीं मिले तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस भाई साहब की अर्निंग भी बढ़ेगी? अर्निंग तो नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप इसको भी 25 रहने देंगे तो फिर तो लगेगा जी कंपनी ने तो बहुत बुरा परफॉर्म किया है, अर्निंग्स तो आई नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इन चारों सिनेरियोज के केस में इसको भी इसके जैसा बना देते हैं। बात समझ आई? ये बात समझ आई। लेकिन अगर अगले साल ये हो, पिछले साल को सेम ही रखते हैं, ईपीएस आपकी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 10, और अगले साल आपने शेयर्स इशू कर दिए मार्केट प्राइस पे और पूरे पूरे पैसे वसूल किए, पूरे पूरे पैसे वसूल किए, तो मुझे बताइए क्या अब ये 10,000 सारे पे हुए थे? सारे आपको पे हुए थे, और ये 25,000 भी सारे ही आपको पे हुए हैं, क्योंकि इसमें 10,000 पिछले वाले, 15,000 आपने मजीद इशू कर दिए। तो इसका मतलब है इन 10,000 के भी पैसे आपको मिले हुए, इस 25,000 के भी पैसे आपको मिले हुए। यहां पर सर सिर्फ 10,000 के मिले हुए थे, 15,000 के नहीं मिले हुए थे, तभी ये लाइक वर्सेस लाइक नहीं था। यहां सबके पैसे मिले हुए थे, यहां सबके पैसे नहीं मिले हुए थे, तभी इसको इस जैसा बना दिया। लेकिन यहां पर इस 10 के भी मिले हुए, इस 25 के भी मिले हुए। अब तो ये ऑलरेडी लाइक वर्सेस लाइक है, और अगर अब मैं ₹1,00,000 ही कमाता हूं तो अब मैं वाकई में बुरा परफॉर्म करता हूं, क्योंकि मुझे बकाया ऊपर वाले 15,000 के पैसे मिले थे, मेरी अर्निंग ऊपर जानी चाहिए थी, क्यों नहीं गई? अब ये नाअहली का सबूत है। कुछ बात समझ आई? तो इसलिए बात ज़हन में रखिएगा कि अगर शेयर्स इशू होंगे मार्केट प्राइस पे तो कंपैरेटिव को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन है। ये भी फुली इशूड शेयर्स, ये भी फुली इशूड शेयर्स,
फुली पेड अप, जिस पे पैसे आपको मिले होते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में ऊपर के जो 15,000 हैं वो फ्री के हैं, वो आपकी हरकतों की वजह से शेयर की तादाद चेंज हुई है, पैसा तो आपको कोई नहीं मिला। तो अगर आपने इसको ऐसे ही रहने दिया तो ये गलत डिपिक्ट करेगा आपकी ईपीएस को। कुछ बात हुआ था पिछली क्लास के आखिर में, कुछ बेहतरी हुई, कुछ बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि हम जो कंपैरेटिव को रीस्टेट करेंगे वो सिर्फ इन 4 सिनेरियोज के केस में करेंगे। अगर इसमें से एक भी सिनेरियो सवाल में आ गया तो फिर आपको कंपैरेटिव को रीस्टेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अगले साल वो कहता है कि भाई बस हमने ये काम कर दिया, तो कंपैरेटिव को रीस्टेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑलरेडी वो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन है। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात, सवाल ये होता है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? सर वो तो चीज ही कुछ और है, वो चीज ही कुछ और है। वो तो ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि कितने शेयर कितने अरसे के लिए आपके पास रहे, वो तो हम ये देखते हैं, उनका तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो इस साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन है, हम तो बात करें कंपैरेटिव को रिवाइज करने की। तो इस साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए सबको कंसिडर करना है। लेकिन अगर सवाल में ये भी आ जाएंगे तो फिर कंपैरेटिव चेंज होगा, अगर ये नहीं आएंगे सिर्फ ये आएगा तो फिर कंपैरेटिव चेंज नहीं होगा, वेटेड एवरेज तो हर केस में निकलेगा। कुछ बात समझ आई? कुछ चीजें अब जरा अलाइन हुई? ओके सर, असगर का नंबर है आपके पास? नहीं है, चले कोई बात नहीं, मैं बुला लेता हूं उसे। ले जी, इसी खुशी में आ जाए सफा नंबर 575 पे। जी जी मेरे भाई जी, 575 सवाल नंबर 5 है जी, होम डायनामिक्स लिमिटेड। पहुंच गए मेरे भाई, और पहुंच गए, और पहुंचे तो सही। असगर आप भी जरा क्लास में पहुंचे तो सही। पता नहीं उसने सुना है कि नहीं, उन्होंने क्या तो दिए। जी मेरे भाई, आप इस उम्मीद पे हैं कि आपके काम के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन आपकी गलत फहमी है, मैं उसको अपने काम के लिए बुला रहा हूँ। आपका काम खाने पीने के अलावा और क्या है आपको काम? बहुत काम है मेरे भाई। तो इसी खुशी में सवाल नंबर 5 करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है, दुनिया जिंदगी ऐसी गुजरती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू, स्पेशली शादीशुदा बंदे की, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होम डायनामिक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, के उस लेक्चर यूट्यूब पे जाना, अस्तगफुरुल्लाह, ये सुन लिया गया तो बड़ा मसला हो जाना मेरे लिए यार, ये लाइन काट दी बीच में से। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ HDL, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। सर सवाल को ध्यान से सुनिएगा, हम पहला सवाल जरा एक फुल फ्लैज सवाल कर रहे हैं। करना क्या है जी? कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन HDL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 6, शो ऑल रेलिवेंट कैलकुलेशंस। तो भाईजान उसने हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी हैं 2006 की। तो ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, सवाल शुरू करते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें मिल गई तो जिंदगी सुकून में। बस इतना सा काम है, सिर्फ 3 चीजों पे मसला हो जाता है। असगर मेरे लिए तो 1 कप चाय ले आए। आप लोग तो नहीं ना पीते चाय, बच्चे तो वैसे ही चाय नहीं पीते यार। इन सबको चाय पिला दे मेरी तरफ से। हाँ चाय पिला दे विद लॉट ऑफ चीनी इन इट। ओके, तो जरा टाइम ज़ाया ना करें, बस चाय पिला दें सबको। नहीं समोसे खाएंगे, आपका ध्यान समोसों पे चले जाना, नहीं चाय ओनली। नो नो, आखिरी क्लास में आपके साथ वादा है। फिलहाल चाय गिन ले इन सबको, जिन्होंने 2-2 पीनी उनके लिए 2-2 लें। हाँ ठीक है, मैं तो आपको खुली ऑप्शन दे रहा हूँ, तो इन सबके लिए चाय ले आए, भाई से भी पूछ लें, अपने लिए भी ले आए, मेरे लिए भी ले आए। मेरे लिए तो कप में लाइएगा। अब आ जाए सवाल पे, बस आ जाती है चाय। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ HDL, अ लिस्टेड कंपनी। ले जी, हम फॉर्मूले से आगाज करते हैं। क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 5, HDL होम डायनामिक्स। ले जी, हमने कैलकुलेशन करनी है ईपीएस की, ईपीएस 2016 की, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके जी, चले जी, 1 बाय 1 चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाई साहब ने बताया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 765 मिलियन। भाईजान सवाल जो है वो मिलियंस में चल रहा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि हम इसको थाउजेंड्स में ले आएं। तो अगर मैं इसके आगे 3 जीरो लगा दूं तो आपको कोई तराज तो नहीं है? अगर होगा भी तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं सब कुछ आप ही कर सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। 765,000, ठीक है मेरे भाई। सर सवाल है कोई? जी
सर 14 और 15 के हम बना रहे हैं ना सर, 14 एग्जाम्पल 15 की बना रहे? 16 और 15 की बना जी रहे जी। हैं। तो सर जो राइट इशू होते हैं फेयर वैल्यू पे, मतलब राइट इशू फेयर वैल्यू पे हो ही नहीं सकता, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राइट इशू कहते ही उसको है जो मार्केट वैल्यू से कम पे हो। अगर वो भी मार्केट वैल्यू पे कर दिए वो तो मार्केट प्राइस वाले इशू हो गए, तो राइट इशू कभी भी नहीं हो सकते उस पर, फिर वो राइट नहीं है, फिर वो नॉर्मल इशू है। सर जो नॉर्मल होते हैं जी मार्केट प्राइस पे होते ओके हो गया। हैं, तो सर जो लास्ट ईयर प्राइस ईयर है ना जी सर, तो उसको हम सर इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे, और अगर मार्केट वैल्यू से कम हो तो फिर कंसिडर करेंगे, फिर लाइक वर्सेस लाइक नहीं है, क्योंकि अगले साल पूरे शेयर्स के पैसे नहीं आए हुए, पिछले साल पूरे शेयर के पैसे आए हुए, लाइक वर्सेस लाइक है ही नहीं। ओके ठीक है मेरे भाई, और आपको पता है कि अब क्या करवाएगा, इतने तो आप समझदार हैं ही, वो तो आपको ख्वार करेगा, वो तो अन्यवा चीजें देगा आपको, तो रीस्टेट तो करना पड़ेगा, तो वो उस तरह का सवाल तो फिर सवाल ही नहीं होगा ना, वो तो ऐसी मजाक होगा। टेस्ट करना है, वो कौन सा सवाल था उसके अंदर? ऑरेंज लिमिटेड, ठीक है, ओके मुझे समझ आ गया। नहीं सोल्यूशन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं नहीं वो होगा उसके बाद, उसको मैं दे देता हूँ, वो शायद पता नहीं उसको कोई वो कन्फ्यूजन हुई होगी, मैं कर देता हूँ उसे, नो प्रॉब्लम, वो कोई मसला नहीं। ओके ग्रुप कौन सा? अच्छा ओके, पता नहीं कौन सा, मैं तो कितना मैं हूँ, छोड़ें दफा करें, आ जाइए। आइए जी, शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2006 कंप्राइज्ड ऑफ 10 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25 ईच। वो बता रहा है कि हमारे पास जो शेयर्स इस वक्त पड़े हुए हैं वो 25 ईच के हैं। है एनीवेज हमें तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो वर्किंग 1 बना लेते हैं जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ले जी, ओपनिंग कब से हो रही है भाई? 1 जनवरी 2016 से, 1 जनवरी 2016। कितने ओपनिंग में शेयर्स पड़े थे मेरे पास? 10,000, 10 मिलियन है ना, तो हम रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहे हैं, रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी 10,000। उसके बाद ओ तेरी खैर वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, 4 मिलियन ऊपर से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड एट 10%। दो बातें ढूंढनी है, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर सॉरी, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, और दूसरा क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। सबसे पहले मुझे यह बताइए, रिडीमेबल इरिडीमेबल से क्या पता लगेगा? पता क्या लगेगा पहले ये बताएं, इसको तो छोड़ें, ये क्या है, पता क्या लगेगा इससे? बोले प्रेफरेंस शेयर के रिडीमेबल या इरिडीमेबल होने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? रिडीमेबल का ट्रीटमेंट लायबिलिटी की तरह, और उसका इंटरेस्ट या उसका डिविडेंड इंटरेस्ट की तरह माइनस हो चुका होगा, और यहां तक पहुंचते हुए ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। जबकि इरिडीमेबल को इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे और उसका डिविडेंड इक्विटी में जाएगा, यहां से माइनस नहीं हुआ, माइनस करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव से क्या फर्क पड़ता, क्या पता लगेगा? क्यूमुलेटिव का मतलब यह है डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, हमने यहां पर रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो तो जब तक डिक्लेयर नहीं होगा हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी। अब भाईजान ये आ गया क्यूमुलेटिव, तो भाई रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है, एक बात तो तय हो गई। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? कैसे पता है आपको? कहां लिखा है, किधर लिखा है? शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखा हुआ है उसने ऊपर, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है शेयर होल्डर इक्विटी कंप्राइज्ड ऑफ। सर इक्विटी में लिखा हुआ उसने, तो अगर इक्विटी में लिखा हुआ तो इरिडीमेबल, इरिडीमेबल। लेकिन मैं आपको यह बात भी बता दूं कि अगर सवाल खामोश हो ना, आगे एक दो सवाल हम करेंगे ऐसे जिसमें सवाल खामोश होगा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एजम्पशन लेके नोट लाजमी दे दीजिएगा कि एज्यूम्ड इरिडीमेबल या एज्यूम्ड रिडीमेबल, आप काम कर दीजिएगा। और मेरा मशवरा होगा इसको इरिडीमेबल कह के तो फिर आगे चलिएगा, जरा यहां पे प्रेजेंट हो जाए ना, उसको भी पता लगे आपको पता है चीजों का। ओके तो अगर सवाल अव्वल तो बताया होगा उसने सवाल में, बट इन केस अगर सवाल खामोश होता है तो आप इरिडीमेबल मान के यहां से माइनस कर दें उसका डिविडेंड, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो खैर एनीवेज ये तो इरिडीमेबल है, ये तो माइनस करना पड़ेगा, ऊपर से क्यूमुलेटिव भी है भाई, तो करना ही करना है। नो इंतजार फॉर अप्रूवल जी। कैसे निकलेगा भाई ये कैसे निकलेगा? 4 मिलियन शेयर्स हैं, जरा गौर कीजिएगा, इसके लिए मेरे ख्याल में वर्किंग 2 बना लेते हैं।
वैसे तो छोटी सी वर्किंग है लेकिन कोई बात नहीं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। जी मेरे भाई, टोटल शेयर्स कितने हैं? 4 मिलियन। हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं तो 4,000। 4,000 शेयर, फेस वैल्यू क्या है? 10। तो क्या ये टोटल कैपिटल आ गया? प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। कितने परसेंट हम दे रहे हैं डिविडेंड? 10%। तो अब बताइए क्या आंसर आया? शायद 4,000 रुपए का डिविडेंड हम पे कर रहे हैं। क्या ख्याल है मेरे भाई? 4,000 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हैं। वैसे तो ये 4 मिलियन है, लेकिन चूंकि हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं तो ये 4,000 बनता है। तो भाई इसमें से इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड हमने माइनस किया 4,000, और ये 4,000 आ गया वर्किंग टू से। सो फार सो गुड। ओके मेरे भाई, बहुत परेशान परेशान लग रहे हैं, खैरियत है क्या? क्यों टेंशन में है मेरा भाई? खुदा पे छोड़ा है तो परेशान क्यों है? बंदे पे छोड़ा है तो हैरान क्यों है? ओके, तो बस खुदा पे छोड़ें, मेहनत करें। ओके मेरे भाई, ये वो अल्फाज हैं जो कि आपको मोटिवेशन देते हैं, और इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पढ़ तो आप लेंगे ही, मुझे पता है। तो बस थोड़ा सा ज़रा आपको मोटिवेट कर दिया जाए ना, तो मुझे पता है आप चांद तक भी पहुंच सकते हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा आगे भी निकल सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3। ओके, हंस रहा है मेरा भाई। हो सकता है तू नहीं चांद पे जाना हो, लिखा हो किस्मत में, तुझे थोड़ी पता। 31 मार्च 2006 उन्होंने पहुंचना है अभी अगले महीने। वो गाड़ी उनके रास्ते में है अभी। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने भी अगस्त में पहुंचना, उनकी गाड़ी ना स्लो है थोड़ी, सीएनजी वाली है शायद। और 31 मार्च 2006 एचडीएल अनाउंस 40%। ओ तेरी, राइट शेयर्स भी आ गए। लो जी, सारा पंगा पड़ गया। अब आपको वापसी का सफर भी करना पड़ेगा। अब शुक्र है सवाल में उसने कंपैरेटिव नहीं कहा, वरना वो भी करना पड़ता। ओके, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम तो माशाल्लाह तैयार है भाई, हमें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो 31 मार्च 2006 को एचडीएल ने 40% राइट शेयर अनाउंस किए अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को 25 पर शेयर के हिसाब से। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ द राइट शेयर्स वॉज 31 में। तो ये बात आपको पता है कि एंटाइटलमेंट डेट क्या होती है। एंटाइटलमेंट डेट पे असल में शेयर्स इशू होते हैं, तो हमारे लिए वहां पे जो डेट लिखेंगे वो ये वाली होगी। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट वॉज ₹28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इसमें से मुझे अनाउंसमेंट डेट वाली प्राइस चाहिए या एंटाइटलमेंट डेट वाली प्राइस चाहिए? एंटाइटलमेंट डेट हम देखेंगे। एंटाइटलमेंट डेट पे जो प्राइस है हम वो देखेंगे। तो मेरे भाई 40% राइट शेयर्स, क्या मतलब है इसका? 40% राइट शेयर्स का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो आप 32 के हिसाब से रखेंगे, मजीद 40 इशू होंगे 25 के हिसाब से। क्या यही बात हुई थी आपके साथ? भूल गए? सब भूल गए आप, लेकिन मैं नहीं भूला। ये देखिए, आपके पास मिसाल के तौर पे 100 शेयर्स थे, और किस वैल्यू पे पड़े हुए थे? 32 पे पड़े हुए थे ना यार। मतलब सर 100 मैंने एजम्पशन लिया है क्योंकि मुझे 40% है ना, परसेंट है, तो मैं 100 कह देता हूं। मैं 100 कह देता हूं। तो 100 शेयर्स 32 के हिसाब से पड़े हुए थे, क्योंकि मार्केट प्राइस बिफोर एंटाइटलमेंट डेट इज 32। ऐसे ही है। कितने के बन गए? 3200 के। मजीद 40% यानी 40 इशू किए कितने पे? 25 के हिसाब से। ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है भाई? लिखा तो हुआ है पॉइंट। ऑन 31 मार्च एचडीएल अनाउंस राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट 25 पर शेयर। तो 32 वाले शेयर 25 के मिल गए आपको। ऐसे ही है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, क्या नहीं सर? सर पहले तो 31 मार्च के करना है एडजस्टमेंट, तो फिर क्या मतलब 31 मार्च की मैंने क्या एडजस्टमेंट करनी है? सर जो हमारे पास शेयर है उसका 40% देना है। 31 मार्च को मैंने अनाउंस किया राइट इशू करूंगा, लेकिन असल में राइट इशू हुआ कब? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 31 मई को हुआ। यस सर। 31 मई को हुआ। एंटाइटलमेंट डेट इज 31 मई। तो यहां पर मैं 31 मई लिखूंगा। एक बात तो पहले एग्री करें, इधर देखें सर, एग्री करें, ठीक है? ओके, अगली बात, अब मुझे क्या करना है? चलें पहले राइट इशू करते हैं, लेकिन राइट इशू करने के लिए मुझे चाहिए एनालिसिस। चाहिए एनालिसिस, चलें पहले वो करते हैं भाई, जैसे कह रहे हैं वैसे चलते हैं। एनालिसिस राइट इशू बिफोर न्यू
और आफ्टर। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 शेयर थे तो क्या 40% नए दिए जाएंगे और मेरे पास 140 हो जाएंगे? क्या ख्याल है भाई? क्या इसको बैलेंसिंग कह सकते हैं? यह बात आपको समझ आई? अब मुझे बताइए कि मैंने कितने राइट इशू किए होंगे, बताइए कितने राइट इशू मैंने किए होंगे। ये देखिए क्या करते थे हम, क्या करते थे? ऐसी है मेरे भाई, ऐसी है मेरे भाई। ओके लें जी, 10,000 अगर शेयर मेरे पास पहले पड़े हुए थे और मैंने राइट इशू कर दिया 40%, तो मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, और आप देख लें इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो 40% ही आंसर आएगा। यही होता है ना इसका 40%। तो बात तो वही है, लेकिन आपको जरा एक फॉर्मेट बता दिया, कल को कंफ्यूज ना हो। कितने बने? 4,000। क्या मैंने 4,000 राइट इशू किए होंगे? क्या मेरे पास 14,000 आ गए होंगे? क्या ये बात आपको समझ आती है? ये बात सबको समझ आती है। ओके अब बताइए ये 10,000 कितना अरसा रहे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने, तो इंटू 5/12। कोई इख्तलाफ? छोड़ें अभी वर्किंग 3 को, फारिग करें, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है भाई? नेक्स्ट क्या करना है? आगे चलें। ऑन 2 अगस्त 2006 HDL announced 20% बोनस इशू। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ बोनस शेयर वॉज 31 अगस्त। तो हमारे लिए तो एंटाइटलमेंट डेट रेलिवेंट है 31 अगस्त 6। तो आइए जी 31 अगस्त पे ही ये काम करते हैं। जी कितना बोनस इशू है जी? बोनस इशू हमारे पास है जी 20%। तो मेरे पास 14,000 शेयर्स हैं, लेकिन फ्रैक्शन क्या लगानी है? एनालिसिस बताएगा। क्या कहता है भाई बोनस इशू? क्या कहता है बोनस इशू? 20%। क्या मतलब है 20% का? पहले 100 कर लें और फिर 100 मजीद 20, 120 बैलेंसिंग। और वो आ गया जिसका मुझे इंतजार था। चाय नहीं है ऊपर? खत्म हो गई है? जी सर, दूध खराब था। ओके मैन, वो नीचे से ले लें। एवरीडे की पिला दें, उनको क्या पता लग रहा है, कुछ भी दे दें। ओके अच्छा ले आ ले, जल्दी से ले, जल्दी से ले। ओके ठीक है जी 120। अब क्या करना है जी? डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही काम हुआ है। 14,000 इंटू 20%। तो बताएं, सॉल्व करके बताएं कितना। तवज्जो इधर मरकूज रखिएगा। ये कितना बन गया? 16,800। तो कितना अरसा रहा ये? जून, जुलाई, अगस्त। 3/12, 3/12। हैवी चाय है, अपने रिस्क पे पिए, मैंने कुछ नहीं मिलवाया इसके अंदर। जो जिम्मेदार होगा असगर जिम्मेदार होगा। हाँ मैंने बोल दिया, जो जिम्मेदारी असगर की। असगर तूने भी कुछ बोलना तो बोल दे मेरा भाई, की जिम्मेदारी ऊपर वालों की। नहीं मैंने नहीं पीनी, 3 मेरे पास है, ये भाई से पूछ लें, एक आप ले लें। चाय का लेवल है? चाय है तो बंदा है। ओके चलें जी, अब जरा आए ना सवाल पे, आखिरी 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 पॉइंट पे। ओके जी, अब जरा आखिरी पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है? जरा अपनी नजरें चाय से उठा के इधर ले लीजिए। चाय का पहला घूंट दिल में जाता है। और 1 फरवरी 2000 है मिसप्रिंटिंग, मिसप्रिंटिंग। ऑन 1 फरवरी 2017 the board of directors announced 20% cash dividend and 10% bonus issue, being the final dividend to the ordinary shareholders and 10% cash dividend for preference shareholders। सर ये बात तो मेरे ख्याल में अगले साल में जा रही है, तो क्या करें इसको? सुन लें, पढ़ लें, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं। एक तो मेरे पास 20% कैश डिविडेंड है, तो सर कैश डिविडेंड का देना, पहली बात यह है कि उसका आईपीएस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या है? क्या कैश डिविडेंड में हमारे शेयर इशू होते हैं? नहीं होते, तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कैश डिविडेंड से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कोई फर्क पड़ता है?
नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रिटेन अर्निंग में जाके डेबिट होते हैं, तो इसका मतलब है कैश डिविडेंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। एग्रीड, ऑल एग्रीड, ओके। बोनस इशू को फिलहाल छोड़ें। फिर है 10% कैश डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये कुछ बिगाड़ है हमारा? क्या बिगाड़ है हमारा? इररिडीमेबल डिविडेंड है, इररिडीमेबल है, तो इसका क्या करेंगे आप? आपने क्यूमुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है ना, आपने यहां पे ऑलरेडी एंट्री कर दी हुई है, डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट डिविडेंड पेबल। अब उसकी पेमेंट आ गई, उसकी तो डेबिट कर दें डिविडेंड पेबल, क्रेडिट कर दें कैश, तो फिर कोई इंपैक्ट नहीं। जो इंपैक्ट बनता था वो आपने ऑलरेडी ले तो लिया हुआ इसका। फसाद की जड़ है 10% बोनस इशू बीइंग द फाइनल डिविडेंड। आज बात समझ आ गई कि बोनस इशू डिविडेंड है, ना भी होता तो हमारा शेयर तो बढ़ा था ना। अब सवाल मेरा आपसे है $1 मिलियन क्वेश्चन, और वो ये है कि हमने तो ईपीएस देनी है 31 दिसंबर 2016 की, ये काम हो रहा है 1 फरवरी 2017 का। क्या मुझे ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं? लेकिन हम तो 31 दिसंबर 16 पे खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये टाइमलाइन देखें, ये टाइमलाइन, ये 2016 और ये 2017, ये आप हैं, आप तो यहां पे खड़े हैं, ये हरकत तो यहां पे जाके हुई है। आप बताएं, चाय पी के दिमाग खुला कि बंद हो गया? वो चाय में कुछ मिला तो नहीं हुआ? अजीब चुप हो गए सारे। बोलिए जी, बात ठीक है ना कि ये हम तो यहां पे खड़े हैं, ये हरकत यहां पर हुई है, तो अब क्या करूं मैं? व्हाट शुड बी डन नाउ? बोले, बोले मैन, बोले। फंस गए ना सारे इधर। मैंने कहा था बड़ा हैवी सवाल है। हम 17 की बना, तो सर हमसे सवाल में उसने मांगी है 17 की, हमसे सवाल में तो 16 की मांगी हुई है, तो मैं 17 की बात क्यों कर रहा हूं इधर? बोले, पॉइंट है कि नहीं? तो कंसिडर करूंगे ना करूं? बोले तो सही। ना करूं कंसिडर, इग्नोर करूं, इग्नोर। अब जरा बात सुने, जो कि आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि आपको पता होगा, एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तसल्ली से सुने बात। इमेजिन करें आपका सी एंटर हो गया एंड यू आर इन फर्म, अपनी पसंद की फर्म है आपकी, जो भी आपको फर्म पसंद है, व्हाटएवर, आप उस फर्म में ट्रेनिंग स्टूडेंट बन गए। 31 दिसंबर 16 खत्म हुआ और आपको कहा गया कि ये कौन सी कंपनी है। आपको कॉल आई आपके मैनेजर की, शौकत, होम डायनामिक्स लिमिटेड का ऑडिट आया है, यू आर अबाउट टू रिपोर्ट एट द ऑफिस ऑफ होम डायनामिक्स लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2017। साल खत्म होगा तो ये ऑडिट करेंगे ना, पहले कैसे कर सकते हैं? आप 1 जनवरी 17 को ऑडिट करने चले गए। अब आपने काम का आगाज किया, काम चल रहा है, काम चल रहा है, बीच में 1 फरवरी आ गई। 1 फरवरी में आप वहीं पे बैठे थे और आपको पता लगा कि मिठाइयों के डब्बे बंट रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज को डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, बोनस इशू कर दिए। तो आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे पास तो 120 दिन का टाइम है। याद है 120 दिन के अंदर मीटिंग करनी होती है। वो कहीं जाके 120 दिन यहां पर खत्म हो गए, कोई 4 महीने, कोई 30 अप्रैल, वैसे 28 अप्रैल बनेगी 120 दिन। मैंने 28 अप्रैल से पहले पहले ऑडिट कंप्लीट करना है, रिपोर्ट साइन करनी है, क्योंकि 28 अप्रैल से आगे मीटिंग नहीं ले जा सकते। मीटिंग के अंदर यही वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पार्टनर की साइन हुई, डिस्कस होनी है। कुछ ऐसी बात है। अब सवाल मेरा यहां पर यह है कि आप अभी ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करते करते हो सकता है आपको फरवरी एंड हो जाए, मार्च का स्टार्ट हो जाए। जब मार्च का स्टार्ट हो जाए तो आप मैनेजर को रिव्यू करें, पार्टनर को रिव्यू करें, पार्टनर के ठीक है ये सब ओके है, मार्च के एंड में पार्टनर वो ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर दे और मार्च अप्रैल में इनकी मीटिंग हो जाए। ऐसे ही हुआ होगा। अब सवाल ये है कि अभी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म नहीं हुई, अभी मैं काम कर रहा हूं उनके ऊपर, उनको फाइनलाइज कर रहा हूं, बीच में ये इवेंट आ गया। अब क्या करूं? इसका मतलब है कि अभी मेरा काम प्रैक्टिकली खत्म नहीं हुआ, काम तो मैं कर रहा हूं, बीच में ये एक इवेंट आ गया। अब क्या करूं? अब जरा सुने, एक स्टैंडर्ड है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, IAS 10 इवेंट्स। स्टैंडर्ड का नाम है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? जिस साल की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2016 इज द रिपोर्टिंग डेट। ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई वाकयात रोनुमा हो गए, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कोई इवेंट्स इनकर हो गए, तो सर उन इवेंट्स को क्या करना है? क्या मुझे उन इवेंट्स को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें यह स्टैंडर्ड चीजों को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। वो कहते हैं कि कुछ इवेंट्स होते हैं एडजस्टेबल,
जिनको एडजस्ट करना जरूरी होता है पिछले साल में हुए वो 31 दिसंबर के बाद होते हैं, लेकिन आपको कर लेना चाहिए 16 में। और कुछ इवेंट्स होते हैं नॉन एडजस्टेबल। अब वो कौन कौन से हैं वो तो जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आई थिंक FAR 2 में है ये, वहां पे पढ़ ही लेंगे आप। ओके तो भाई कुछ इवेंट्स एडजस्टेबल जिनको आपने एडजस्ट कर लेना है 16 में ही, बेशक के वो 17 में हुए हैं, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा होती है कि आपको वो 16 में ही रिकॉर्ड कर लेने चाहिए, ताकि दुनिया को तो पता लगे ना। ऐसा तो ना हो आपने 31 दिसंबर में बताया था, अब जरा खुद सोचें 5 जनवरी को आग लग गई, कंपनी वो तुम फारक मिट्टी बन गई, पूरी कंपनी, पूरी फैक्ट्री कंपनी मिट्टी बन गई। आप 31 दिसंबर 16 में दिखा रहे हैं 10 अरब का प्रॉफिट मैन। अब लोग तो कहेंगे क्या बात है भाई, क्या बात है, इसका तो लेवल हो गया भाई, ये तो अगले साल अन्नी मचाए। उनको क्या पता 5 जनवरी को आग लगी थी, सारा कुछ फारिग हो गया था। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो इतनी भी रिजिड नहीं होती कि वो अगले साल की कोई बात ही ना करें उसके अंदर। तो अगर 5 दिन बाद आग लग गई ना, तो आपका ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाई ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट है भाई। अगर आप इन्वेस्टर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे, वो तो कहेंगे इतना ज्यादा प्रॉफिट है, कंपनी तो बहुत अच्छी है। हालांकि आपका काम है उनको बताना भाई ये हरकत हो गई है, अगली दफा सोच के शेयर लेना। कुछ बात समझ आ रही है? इसीलिए कुछ इवेंट्स इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे। अब ये क्या है ये तो स्टैंडर्ड ही बताएगा, लेकिन मैं इतनी बात बता दूं, ये जो इवेंट है ना ये एडजस्टेबल है, हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि आप EPS पढ़े हैं तो EPS में अगर एडजस्टमेंट आएगी यही आएगी ना कि दो महीने बाद, एक महीने बाद शेयर इशू हो गए, तो फिर आपको वो कंसिडर करने पड़ेंगे। तो बस ये बात ध्यान में बिठा लें। जी बताइए। नहीं, बस इतना समझें कि ये शेयर्स को हमने करना है बस, बाकी स्टैंडर्ड बताएगा आपको। ठीक है भाई, इस पेपर में FAR 1 में नहीं आएंगे, FAR 1 में नहीं आएंगे, FAR 2 में सब कुछ आएगा। वो फिर आपको वाले टीचर बताएंगे मुझे अकाउंटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, मैं तो पता नहीं क्यों कर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बस जो भी आती है आपके सामने ही है। ओके ओके मेरे भाई, सब अच्छा है। ओके ले जी, अब इसको करना है एडजस्ट, और बिल्कुल किस तरीके से? बोनस इशू के तरीके से। आपकी याद दहानी के लिए लिख दूं कि ये 2016 वाला है ताकि मिक्स ना हो, और ये 2017 वाला है। जी मेरे भाई, कितना इशू हुआ बोनस? 10% बोनस इशू, 10% बोनस इशू। तो मैं कह सकता हूं 100 थे, 10 आ गए और 110 हो गए। लेकिन एक बात जहन में रखनी है, वेटेड एवरेज में यह चीज नहीं आएगी, वेटेड एवरेज में यह चीज नहीं आएगी। नंबर ऑफ शेयर्स 31 दिसंबर पे यही रहेंगे। ये इशू बाद में हुए हैं। ये क्यों यहां पर लिया गया? इसलिए लिया गया कि इसका इंपैक्ट यहां पे डाल दिया जाए रिवर्स गियर के लिए। सिर्फ यही चीज हम करेंगे। देखिए अब आप खुद सोचें, अगर मैं यहां पे 1 फरवरी 17 बना दूं, 1 फरवरी 17 बना दूं, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि भाई 16,800 कितनी देर है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5/12। तो भाई पहला साल देखा जिसमें 5 जमा 5 10 और 13 महीने होते हैं। तो इसलिए वेटेड एवरेज में कभी भी हम ये काम नहीं करेंगे। हमने जो ये हरकत की है वो सिर्फ इसलिए की है कि यहां खड़े होके, यहां पे देखें साल खत्म हो रहा है, यहां पर खड़े होके आपको एक इवेंट नजर आ रहा है कि हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसका जो इंपैक्ट होता है, जो हम कन्वर्ट करते हैं कि इसके अंदर बोनस का इंपैक्ट नहीं है, शामिल कर दो, वो इंपैक्ट शामिल आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है, शेयर्स इशूड आपके यही रहेंगे। जो आपने एडजस्टिंग इवेंट करना है वो ये करना है कि भाई इसको अभी से ही ये जो शेयर इशू का इंपैक्ट है ना, वो इन सब में डाल दो, ठीक होगी बात। अब यहां पे खड़े हो, सबसे पहले मुझे ये बताएं 16,800 हमारे पास कितना अरसा रहा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12। इसमें किसी को इख्तलाफ? अब जरा यहां पे खड़े होके देखें, इस 16,800 में इस वाले बोनस इशू का इंपैक्ट शामिल है? नहीं शामिल ना? बोले ये 4 महीने बाकी रह गए ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की बात करेंगे। अब मुझे बताइए ये जो बोनस इशू अगले साल हुआ, क्या इसका इंपैक्ट यहां पर आ रहा है? इसका इंपैक्ट यहां पर कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ये शामिल करना है, यही तो एडजस्टिंग इवेंट है, यही तो बात कर रहा था आपके साथ। ओके, यही तो बात कर रहा था कि उसका इंपैक्ट अपने पास कंसिडर कर लो, और जब वापसी का सफर शुरू होता है तो आपको पता है ये डिवाइड होता है और ये मल्टीप्लाई होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें
110 डिवाइडेड बाय 100। ब्लू से लिख देते, ब्लू से लिख देते। एक मिनट है ना, मैं बस ये जरा वापसी का सफर पूरा कर लूं फिर मैं बताता हूं। ये बात समझ आ गई? ओके। अब क्या इसके अंदर इस वाले बोनस इशू का इंपैक्ट है? नहीं है, तो पहले ये शामिल करें, और इसके अंदर ये वाला इंपैक्ट भी शामिल नहीं है, इसको भी शामिल करें। मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100। फिर इधर आ जाइए 10,000 पे। इस 10,000 में तीनों का ही इंपैक्ट शामिल नहीं है। पहले अगले साल वाले बोनस इशू का इंपैक्ट शामिल करें, फिर बोनस इशू का इंपैक्ट शामिल करें, और फिर राइट इशू का इंपैक्ट शामिल करें। और राइट इशू का इंपैक्ट कैसे निकलता है? क्या यहां से निकलेगा? कहीं वो तो यहां से थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से निकलता है। यही बताया था ना सुबह, यही सुबह बताया था। तो भाई अब आपने 100 शेयर हमारे पास थे 32 के हिसाब से, हमने मजीद 40 इशू किए 25 के हिसाब से, कितना बना? 1000। टोटल शेयर 4200 के हो गए और 140 के हो गए। बताइए जी, 4200 डिवाइडेड बाय 140 जी 4 है? नहीं, इतना नहीं बनेगा। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ गई। अब क्या करना है जी? डिवाइड, सॉरी उल्टा हो गया, ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, सुबह ही किया था। वो चाय में कुछ मिला तो नहीं? वाह, ओके अभी बताते हैं। सुबह वाला राइट इशू वाला सवाल निकालें, सुबह वाला राइट इशू वाला सवाल निकालें। पहले एक काम तो क्लियर करें ना। क्या ये काम ऐसा किया था सुबह? देखें, सुबह ये काम किया था क्या? सुबह हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाली थी क्या? इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई किया था? किया था। इसके अंदर इस 10,000 में राइट इशू का इंपैक्ट शामिल नहीं है, तो शामिल करने के लिए क्या मैं 32/30 कर दूं? सुबह ये किया था, सुबह ये किया था। अब मुझे बताइए, अब किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, 1 बाय 1 हाथ खड़ा करके बताएं, बताएं, बोले। इसके अंदर अगले साल वाला बोनस इशू का इंपैक्ट शामिल नहीं था, वो कर दिया। और क्यों करना है? ये स्टैंडर्ड बोलता है, ये स्टैंडर्ड बोलता है, तो इंपैक्ट शामिल कर दिया। और आपको पता है जब इसमें शामिल किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, तो तीनों में शामिल कर दिया। इसके अंदर बोनस इशू का इंपैक्ट शामिल नहीं है, तो बोनस इशू का इंपैक्ट शामिल कर दिया। और अगर इसमें करना है तो इसमें भी करना है। और इसके अंदर राइट इशू का इंपैक्ट शामिल नहीं था, तो राइट इशू का इंपैक्ट शामिल कर दिया। और राइट इशू का इंपैक्ट आपको पता है कि वो प्राइस से निकलता है, वो इससे नहीं निकलता। तो देखिए, सीधा आने का सफर यहां से होगा, ऐसे होगा, ये सीधा आने का सफर है। वापसी का सफर सबका इधर से होगा, राइट इशू का इधर से होगा। ठीक है जी, ओके। और इसकी लॉजिक मैंने आपको समझानी है अभी, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसकी लॉजिक समझानी है मैंने आपको। हमारे पास हमने राइट इशू कितनी वैल्यू पे किया? 0.3 में देख के बताएं। एक सेकंड रहिएगा, हमने राइट इशू किस वैल्यू पे किया? 25 पे किया। तो क्या 40 शेयर 25 पे हो गए? पहले कितने पे पड़े हुए थे? तो 100 32 पे पड़े हुए थे, तो 100 32 पे पड़े थे, मजीद 40 25 पे कर दिए, तो एवरेज निकाल दी। अब आ गई जी। अब सर आपका सवाल, मेरा भाई को समझ सब आ रही है पर समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसी कैफियत में है मेरा भाई जी। मार्केट वैल्यू पे मैं, रुक जाए यहीं पे, रुक जाए यहीं पे। आपने कहा मैं मार्केट वैल्यू पे दे रहा हूं, किधर लिखा है कि मार्केट वैल्यू पे दे रहा हूं? सवाल पढ़ के बताएं, किधर लिखा मैं मार्केट वैल्यू पे दे रहा हूं? सोचने के लिए आपके पास क़यामत वक्त का टाइम है। आउट हो गया सारे मुझे लगता है। हाँ जी मेरे भाई, क्या हमने मार्केट वैल्यू पे इशू किया है? कितने पे इशू किया है बताइए मेरे भाई। और शहजादे बोल तो सही,
इतनी देर में तो दुश्मन हमला कर चुका होगा। शुक्र है तू वहां नहीं गया। नहीं नहीं, ये वो कुछ और बात है। ये भाई कुछ छोड़ के आए हैं। नहीं नहीं भाई, नहीं बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा ओके ओके, मैंने कहा शायद भाई क्या कहते हैं वो, ताब नहीं ला सके। हाँ जी जी मेरे भाई, कितने पे इशू किया हमने? किधर लिखा है 32 पे इशू किया? तीसरे सेंटेंस का पहला जुमला पढ़े, ऊंची आवाज में पढ़े। माइक चाहिए आपको कि नहीं? ऊंची आवाज में पढ़े। 25 पे इशू किया है, तो क्या 40 मैंने 25 पे इशू कर दी है? पहले मेरे पास कितने पे पढ़े हुए? आखिरी लाइन पढ़े। तो सर यही तो किया, 132 पे पढ़े थे, मजीद 25 पे आ गए, तो उनकी एवरेज निकाली कि टोटल 140 4200 के हो गए, 30 का एक हो गया। सर इस तरह नहीं कर सकते कि जितने इशू करने थे 32 पे करने थे, 32 पे करने थे। 32 पे करने थे, नहीं 25 पे किए हैं सर, 25 पे किए हैं, और 32 पे करने थे। और 32 पे करने थे। इनका माइनस सर वो ये कहना चाह रहे हैं कि एंटाइटलमेंट डेट एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। आप ये फरमाना चाह रहे हैं, बताइए क्या फरमाना चाह रहे हैं? लेकिन सर 40 इशू करने थे सर, 32 पे सर हमने किए 25 पे। हाँ तो इससे क्या होगा? क्या इससे क्या होगा? माइनस करें सर। तो माइनस करके क्या, माइनस करके निकलेगा क्या? एक सेकंड ठहरे, माइनस करके निकलेगा क्या? उस वैल्यू के साथ इशू करेंगे। सर जो हमने इशू नहीं किए, जो मार्केट प्राइस पे हमने इशू नहीं किए, लेस इशू किए ना मार्केट। आंसर बताएं, 40 इंटू 32 क्या होता है? छोड़े एक सेकंड प्लीज खामोश। 40 इंटू 32 क्या होता है? मुझे समझ आ गया, आपने पहले पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है ना, मुझे समझ आ गया आप किधर जा रहे हैं। उधर मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं, बोले। आप अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, बोले क्या आंसर आता है? 7 अगर नेट करें। नहीं नहीं, इसको बताएं, ये 40 इंटू 32 क्या है? 1280। आप असल में ना, सुने अब मैं बताता हूँ आप क्या करना चाह रहे हैं। आप असल में ये देख रहे हैं, आप इस चीज से कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैंने कितने शेयर्स फ्री में दे दिए और कितने शेयर पैसों के दे दिए। आप उस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं जिसकी मैं भी बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैंने बात ही नहीं की। वो भी तो यही कॉन्सेप्ट। वो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ अभी एवरेज, वो उस रास्ते में जाने वे वाली पहली मंजिल है, ये कहते हैं उस तरफ जाने की पहली मंजिल है ये। अभी मैंने उस तरफ जाना है, अभी इनको तो पता ही कुछ नहीं है वो कि क्या फ्री में दे दिया क्या पैसों में दे दिया, वो बात की बात है, छोड़े उसे। समझ इसलिए नहीं है ना, तो मैं सोचूं कि ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालने का तरीका है बस। वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट अभी आना है, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा, फिर मैं फर्क बताऊंगा कि वो कैसे है। मुझे समझ आ गई है आप क्या कर रहे हैं। आप वो डिफरेंस लेके डिवाइड कर देंगे और कहेंगे इतने फ्री में दे दिए इतने पैसों के दे दिए, वो छोड़ दे, वो कुछ और कॉन्सेप्ट है। तू चाय पी के लगता बहुत आगे निकल गया। ओके ठीक है जी, यहां तक सब अच्छा है। मेरे ख्याल में सवाल हो गया, अब सवाल हो गया, सॉल्व करके बता दें। 5867 4620 6160 टोटल कर दीजिए 16647। ठीक हो गया सारा, कोई गलती तो नहीं है? अब ये आपके ऊपर है सारा कुछ। वर्किंग 1 बोलिए, ऐसे नहीं चल रहे। 45.7 पर शेयर। ले जी, सवाल खत्म हुआ। मेरा भाई अभी भी फंसा हुआ है वहीं पे। कोई बात नहीं है रे, इजी रहे, इजी रहे, शुक्र कर उधर नहीं गया। तू तो ये सोचता रहता है कि अपना बंदा है कि उनका बंदा है। क्या? सर वो तो शुक्र है नहीं गया। जी मेरे भाई, मैसेज करने वाला था, लेकिन मैंने उसमें सोचा कि अब कर्नल साहब को रिप्लाई नहीं दे सकते थे, मुझे क्या मैं ओए होए, नोट कर मेरा भाई।
और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। भला क्या, भला क्या आ गया, कौन आ गया? डाइल्यूटेड ईपीएस। सब अच्छा है, तसल्ली हुई किस मेरे भाई को? कोई बात नहीं, बुखार उतरने में टाइम लगेगा, जाके इस सवाल को दोबारा कीजिएगा, 2-3 दफ़ा कीजिएगा, उसके बाद प्रॉपर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। संडे को फिर आप जो है ना वो चीते बन के आएंगे। संडे को बिल्कुल क्लास होगी, क्यों नहीं होगी, एक्स्ट्रा भी होगी। नहीं, अब उन्होंने डे ऑन कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स्ट्रा यार कर ले, संडे को वेले ही होते हैं सारे। नहीं, मंडे को कर लें एक्स्ट्रा, देख लें जैसे भी है, मुझे तो कोई तराज नहीं, मैं तो वेला। ये तो घर वाले कहते सुबह 7 बजे चले जाया करो, बस शाम को 10 बजे आया करो, तो मैं तो 7 से 10 वेला। ओके मैन। इंटरिम डिविडेंड अगर होगा तो इंटरिम डिविडेंड का हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंटरिम डिविडेंड से हमारे, अगर तो वो इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स होगा तो ऑब्वियसली हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो बदलेंगे, ठीक है? तो यही ट्रीटमेंट होगा उसका, बोनस इशू वाला ही होगा, क्योंकि कैश होगा फिर तो यहां पर नहीं आएगा ना। आपके शेयर्स पे फर्क पड़ेगा ही तब जब वो बोनस इशू में होगा, और बोनस इशू का ट्रीटमेंट आपके सामने है। और अगर इंटरिम कैश होगा फिर तो आपके शेयर्स पे फर्क ही कोई नहीं पड़ा, ठीक है जी। सेम जैसे बोनस ये हुआ है, सेम जैसे अभी ये अगली बोनस इशू की एंट्री की है, बोनस डिविडेंड की एंट्री यही तो की है, 100, 10, 110 लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा कंपैरेटिव। जब भी बोनस इशू हो, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे जैसे मर्जी हो, जब भी राइट इशू हो, जब भी स्प्लिट हो, जब भी कंसोलिडेशन हो, कंपैरेटिव चेंज करना ही करना है। बिल्कुल पूछ लेता तो मैं 2015 की ईपीएस का फॉर्मूला उठाता है, उसके डिनोमिनेटर में जो शेयर्स होते हैं उसके साथ इस ब्लू वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता, बस रीस्टेटेड। बिल्कुल जी, वो सवाल में बताएगा 17 का इंटरिम तो 17 में ही आएगा ना, इंटरिम तो हमेशा उसी साल में आता है, फाइनल अगले साल में जाता है जी। ये 16 ये 16 का फाइनल आपको 17 में जाके दे रहा है वो, लेकिन चूंकि ये मसला है इसलिए कंसिडर कर लिया। ओके, ये मसला है इसलिए कंसिडर कर लिया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फाइनल डिविडेंड पिछले साल का इस साल दिया जाए, इंटरिम इस साल का दिया जाए, तो वो तो शेयर्स इशू होंगे, शेयर्स इशू होंगे। और अगर इस साल का फाइनल अगले साल दिया जाए तो शेयर्स इशू का इंपैक्ट नहीं लेना, बल्कि ये जो इंपैक्ट हमने लिया हुआ ना, बस इतना इंपैक्ट लेना। बात समझ आई? क्लियर? और ये सारा कुछ मैं कैश की बात नहीं कर रहा, कैश डिविडेंड में कुछ भी नहीं होगा, ये उस वक्त होगा जब सारा कुछ ही बोनस डिविडेंड होगा, जब सारा कुछ ही बोनस इशू होगा। तो पिछले साल का डिविडेंड अगर इस साल बोनस में दे दिया गया तो आपने इस साल शेयर्स इशू करने हैं उसके। अगर इस साल का इंटरिम बोनस की फॉर्म में दिया गया तो आपने शेयर्स इशू करने हैं, और अगर इस साल का फाइनल अगले साल में दिया गया और इस कैटेगरी पे पूरा उतर रहा है तो आपने उसके शेयर्स इशू नहीं करने, लेकिन इंपैक्ट सिर्फ ले लेना है। बाकी दोनों के शेयर्स भी इशू होंगे और इंपैक्ट भी होगा, इसका सिर्फ इंपैक्ट होगा, शेयर इशू नहीं होंगे। क्योंकि ये देखें शेयर इशू हुआ है ना, ये देखें शेयर इशू है, शेयर इशू है, वो शेयर इशू नहीं होंगे, सिर्फ इंपैक्ट आएगा। क्यों आया मैं यहां पर, मैं इधर क्यों आया जी? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, आपने बना दिया है, वेरी इजी, लेमन स्क्वीजी, एज माई डॉटर सेज, डाइल्यूटेड ईपीएस। बता दूं, अभी मैं घर गया खाना खाने, होमवर्क नहीं कर रही थी, अब बिल्कुल आप वाली हालत थी उसकी, छोड़े क्या होमवर्क करना, वाह बिल्कुल आप एग्जैक्ट आप जैसा, दिल ही नहीं कर रहा, अजीब सी शक्ल बनाई हुई है, नहीं पढ़ना, नहीं दिल कर रहा, और आप इधर आए हो फिर वही शक्लें,
और नहीं तो छोड़े दफ़ा करें सर, वो भी कह रही थी चॉकलेट खानी है, अभी चाय पीनी है। मैं कहा यार ये अजीब है, 6 साल के बच्चों से हरकतें कर रहे हैं आप। चले खैर कोई बात नहीं, यू आर जस्ट लाइक ऑल माई किड्स। नहीं यार नहीं, 2-3 महीना बड़ा हूँ आप और माई किड्स। मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो यार, हम क्या मतलब मेरा ज़माना, हद होगी मेरा ज़माना। नहीं मुझे सारा कुछ मिटाना है मेरे दोस्त, मिटा दो। ऑनलाइन वालों पॉज कर लो, पता है मुझे 2.5x पे देख रहे हो जी। अब नॉर्मल 1x पे देखते हैं ये, ओ नहीं ये बड़े तेज हैं ये ऑनलाइन वाले जो है ना, ये 2.5 पे देखते हैं। और अगर ये 2.5 पे देख रहे हैं तो इनको अब मेरी आवाज 1x वाली सुनाई दे रही होगी, ऐसे ही है ना। हाँ बेचारे अजियत में गुजरे होंगे इनके 5-6 सेकंड। ओए डाइल्यूटेड एपीएस आ जाइए जी, वेरी इजी, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत आसान। बात को जरा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, डाइल्यूटेड लफ्ज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डाइल्यूटेड। केमिस्ट्री पढ़ी हुई है आप लोगों ने? केमिस्ट्री अगर पढ़ी हुई है तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? वो एक होता था, एक प्रैक्टिकल होता था, पता नहीं क्या उसमें कुछ डालते थे और अंदर वो फिनोल्फ्थलीन डाल देते थे, वो पिंक हो जाता था। उसके बाद उसको डाइल्यूट करते थे इतना कि हल्का सा पिंक रह जाए, जो अगर किसी का बाय चांस रह भी जाता था तो माशाल्लाह दोस्त ही ऐसे शहजादे होते हैं, आगे पानी डाल के उसको पूरा वाइट कर देते थे। ऐसे ही है ना, हमारे साथ तो ऐसे ही होता था। एनीवेज, ये डाइल्यूट करना कहते हैं। यानी अगर एक चीज ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है तो उसमें किसी दूसरी चीज की मिलावट करके उसको डाइल्यूट कर देना। मैं इस मिसाल को और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि उससे आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर पेप्सी बॉटल नहीं बनती, फैक्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है, हतार इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री पेप्सी की मौजूद है, लेकिन उसका काम है सिर्फ कंसंट्रेट तैयार करना। वो इतना सा कंसंट्रेट तैयार करते हैं और पाकिस्तान में बेशुमार बॉटलर्स मौजूद हैं, जैसे कि रियाज बॉटलर्स है, हैदरी बेवरेजेस है, लोटे केमिकल्स है, इस तरह करके हैं, ये 4-5 हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये उस कंसंट्रेट को खरीदते हैं उनसे और उसके अंदर पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर देते हैं, और वो डाइल्यूट होने के बाद वो पीने के काबिल हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, पेप्सी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ले लें, किसी भी दुकान से ले लें, इंशाल्लाह आपको टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। ऐसे ही है। क्यों ऐसा है? हर बंदे ने उसमें पानी डालने का जो तादाद है वो डिफरेंट रखी है। हालांकि पेप्सी ने बताया हुआ है इतना कंसंट्रेट होगा तो इतना पानी डाल के इसको डाइल्यूट करना है, ओके, लेकिन लोग डिफरेंट डाइल्यूशन करते हैं, वो कहते हैं कंसंट्रेट थोड़ा पानी ज़्यादा, ओके, तो टेस्ट बदल जाता है। लेकिन असल चीज़ की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, या आना चाह रहा हूँ, कंसंट्रेट अगर आपको दिया जाए, क्या पी सकते हैं? या चले छोड़े, आपने कंसंट्रेट नहीं देखा हुआ, जामे शीरी अगर आपको कोई बोतल खोलो पी लो, पी सकते हैं? क्यों सर? वो तो मीठा इतना, वो तो आप फारिग हो जाएंगे 2 मिनट में, ओके, बस कुछ ऐसे ही है। अब आप जामे शीरी के अंदर क्या करते हैं, इतना सा शरबत बाकी पानी आप डाइल्यूट करके उसके असर को कम करते हैं, ऐसे ही है ना, उसके असर को कम करते हैं। सेम इज द केस ओवर हियर। डाइल्यूटेड ईपीएस एक आपकी होती है बेसिक ईपीएस, वो तो काम करना ही करना है जो अभी तक हमने सीखा। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या करेगी? डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर कुछ अनासर ऐसे होंगे जो आपकी बेसिक ईपीएस को डाइल्यूट कर देंगे, उसके असर को कम कर देंगे, यानी उसको घटा देंगे। कुछ बात समझ आई? तो यही डाइल्यूटेड ईपीएस में करना है। अब वो देखने हैं वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो आपकी बेसिक ईपीएस को कम कर देंगे, या दूसरे अल्फाज में बेसिक ईपीएस को डाइल्यूट करेंगे। और जब हम उन अनासर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हम अगला स्टेप ये देखेंगे कि ये कितना डाइल्यूट करेंगे। और जब हम कितना डाइल्यूट करेंगे तो फिर यहां पर भी पहुंच सकते हैं कि डाइल्यूट होकर क्या बनेगा। क्या बात समझ आती है? तो यहां तक हमने पहुंचना है। सबसे पहले वो चीजें देखनी है जो इसको डाइल्यूट करेंगी, नंबर 2 कितना डाइल्यूट करेंगी, और तीसरा कितना डाइल्यूट करके कहां तक पहुंचाएंगी, वही आंसर होगा डाइल्यूटेड ईपीएस का। बात समझ आ गई?
अब सवाल मेरा ये है, वैसे पता तो होगा नहीं आपको, लेकिन चलें फिर भी शायद कोई एक छक्का लग ही जाए। कौन से ऐसे अनासर हैं जो आपकी ईपीएस को कम करेंगे? चलिए छोड़ें, वक्त क्या जाया करना, मैं बता देता हूं। देखिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स, मैं गिटार के टूर की बात नहीं कर रहा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इस मतलब उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो एक दिन शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। पता है आपको इस बात का? मिसाल के तौर पे आपने एक दोस्त के पास गए और आपने उस दोस्त को कहा कि भाई मुझे कर्जा चाहिए। उसने कहा कितना कर्जा चाहिए? आपने बोला भाई मुझे 1 करोड़ का कर्जा चाहिए। उसको आप पे शक था, बचपन से ही उसको आप पे शक। उसने कहा मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे। आपने कहा नहीं मेरे भाई, पैसे लेके नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें बाकायदा इसकी एक रसीद इशू करूंगा, और वो रसीद जो है ना वो तुम्हारे लिए एक एविडेंस का किरदार अदा करेगी कि मैंने तुमसे पैसे लिए और पैसे मैं तुम्हें वापस करूंगा। ओके, अब वो जो रसीद होती है ना उसको कहते हैं डिबेंचर। वैसे ही एक नाम है डिबेंचर। अब उसने पूछा चलो ठीक है, तुमने मुझे रसीद तो दे दी, एक पूरा कागज बना के दे दिया, उस पर तुमने अपना नाम भी लिख दिया, उसमें तुमने 1 करोड़ की अमाउंट भी लिख दी, और उसमें तुमने ये भी लिख दो कि पैसे वापस कब करोगे। आपने कहा चलो मैं तुम्हें 4 साल के बाद पैसे वापस करूंगा, 4 ईयर आफ्टर। ओके, बात समझ आती है? और इसके ऊपर जाहिर बात है कोई रेट भी तो, इंटरेस्ट रेट भी तो होगा ना। मिसाल के तौर पे 10%, 10% डिबेंचर्स। तो समझ आ गई कि जो पैसा उसने आपको दिया है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको पैसे वापस करेंगे। लेकिन उसको आप पे शक था ना बड़े शदीद किस्म का, उसको पता है आपका बचपन से आपके साथ है। उसने कहा यार मुझे एक बात बता, क्या गारंटी है 4 साल बाद तू पैसे देगा? यार तेरे पास ये डिबेंचर है तो सही, नहीं दूंगा अदालत में चला जाए। उसने कहका लगाया, और अगली बात मैं कह नहीं सकता क्योंकि कैमरा ऑन है। उसने कहा क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ, क्या मजाक कर रहा है यार, मतलब नहीं देगा तो अदालत चला जाएगा तो फिर क्या होगा? ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा चल, एक चीज और करते हैं, 4 साल बाद अगर मैंने तुझे पैसे ना दिए तो इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तुझे मैं शेयर इशू कर दूंगा। तुझे ये डाउट है ना कि तुझे पैसे नहीं दूंगा, चल पैसे ना दे सका तुझे कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। और जैसे ही कंपनी के शेयर्स की बात आई, ईपीएस का फॉर्मूला फौरन दिमाग में घूमना चाहिए, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब है शेयर चेंज हो जाएंगे, और अगर शेयर चेंज हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ईपीएस बढ़ेगी कि कम होगी? ईपीएस कम होगी मेरे भाई, ईपीएस कम होगी। तो क्या ये इवेंट हमारी ईपीएस को डाइल्यूट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो आंसर है जो डाइल्यूट करेगा। कितना करेगा तो निकाल लेंगे, और निकाल के कितना करेगा वो भी माइनस करके निकाल लेंगे। तो कुछ रास्ता नजर आया कि किस तरफ हमने जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे सिर्फ डिनोमिनेटर हिट नहीं होगा बल्कि न्यूमरेटर भी हिट होगा। तो वो नेट इंपैक्ट देखेंगे कि नेट इंपैक्ट ईपीएस को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, वो तो फिर अभी वक्त के साथ देखेंगे। तो क्या आपको कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? तो इसीलिए इसके अंदर हम वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल होता है जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो सके। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं इनको। चले जी आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया डाइल्यूटेड ईपीएस। अब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास क्या होता है जी? ये कुछ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जी जो कि आपको सवाल में नजर आ सकते हैं। मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हो सकता है पेपर में आपको ये नाम नजर आ जाए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, लोन नोट्स, इस तरह के कोई नाम आपको हो सकता है पेपर में नजर आ जाए। फिर इसके अंदर और क्या चीज हो सकती है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल ही हो सकते हैं ना, इररिडीमेबल तो ऑलरेडी शेयर्स की हालत में है, वो तो नहीं होंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं भाई। समझ आती है बात की? इररिडीमेबल क्यों नहीं होंगे? वो पहली शेयर्स हैं भाई, उनको क्या कन्वर्ट करना। और एक होते हैं जी कन्वर्टेबल ऑप्शंस, या शेयर ऑप्शंस बोल दें, कन्वर्टेबल ऊपर लिखा ही हुआ है, शेयर ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन होती है आपके पास कि आप शेयर लेना चाहे तो ले लें, नहीं लेना तो ना लें। मुश्किल बात है। क्या लिखा है मैंने? वेरी गुड क्वेश्चन। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट,
ठीक है जी, ओके। अब पेपर में अगर आपको ये नाम आ जाए कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसका मतलब है फ्यूचर में पोटेंशियल है कि ये आपकी ईपीएस को डाइल्यूट कर देंगे। अगर शेयर इशू हो गए, ये शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो आपकी ईपीएस को डाइल्यूट कर देंगे। तो बस ये वो नाम है जो कि आपको नजर आए, तो समझ जाइएगा कि डाइल्यूटेड ईपीएस का सवाल आ गया है, और वो आ गया है जिसका सबको इंतजार था। ठीक है मेरे भाई, नहीं बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट 30 मिनट्स। यार देखो, कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल तो करेंगे ना इसके। रेशो के सवाल, हाँ यार वो मैंने करने हैं। वो मैं बस ये शुरू करा बैठा ना, मैं चारों तरह कॉन्सेप्ट इसका मुका लूँ, वो कर लेंगे। वो मुझे पता है, मैंने उसका इंक्रीज डिक्रीज वाला सवाल अभी होमवर्क दिया हुआ है, 2 सवाल उसके होमवर्क दिए हुए, और एक मैंने रिसेंट पास्ट पेपर का सवाल भी डिस्कस करना है। कोई मसला नहीं, करवा के भेजेंगे। पर सर मैंने कहा है कोर्स खत्म हो गया यार। 5 की बात तो आपके साथ हुई है ऑलरेडी, अब 5 तक तो चलने दें। और मेरे ख्याल में मैं चलें आपकी तसल्ली के लिए कह देता हूँ, आप रेगुलर बैच के कितने लेक्चर हो चुके हैं? मैं आज 103वां लेक्चर हुआ है, क्योंकि मैं तो फुल कोऑर्डिनेशन के साथ हम चलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं कि नहीं। 103वां 30वां लेक्चर हुआ है। मैं कौन सा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ रेगुलर बैच का? रेगुलर का, रेगुलर में जो रेगुलर बैच में जो पढ़ाया गया वो कौन सा वाला लेक्चर है? ये 87th और 88th लेक्चर है। क्या मतलब, हम 14 लेक्चर पीछे हैं? 14 लेक्चर पीछे हैं उनसे, यही है ना? और उनका 105-6 पे जाके खत क्लोज हो जाएगा सारा कुछ, या 7 पे क्लोज हो जाएगा। तो कितना फर्क है? 19 लेक्चर का गैप अभी है, और उन्होंने अभी आगे 2-3 दिन पढ़ाने, और तो 2-3 दिन में हम और भी आगे जाएंगे। तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द चले 19 दिन का लेक्चर, 19 दिन का फर्क है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ईजिली हम आराम से कर लेंगे। अगर अगले 5 तक आप क्लासेस भी गिन लें, तो मेरे ख्याल में हमारी 20 घंटे तो बन ही जाएंगे। 10 क्लासेस तो हमारी बन ही जाएंगी। क्या ख्याल है? अगर 2 क्लासेस संडे की लें, मंडे की भी 2 क्लासेस लें, ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, मतलब एक्स्ट्रा नहीं होगी, वेडनेसडे की रखें, थर्सडे की रखें, फ्राइडे की रखें, सैटरडे, 6 क्लासेस तो नॉर्मल है भाई। और संडे की 7 क्लासेस तो आपकी नॉर्मल है। अगर मैं बीच में कोई 3 या 4 एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास तो 11 लेक्चर्स पूरे हैं। 11 इंटू 2 22 घंटे, तो 22 घंटे मेरे पास पूरे हो गए, तो वो मेरा बड़े आराम से कवर हो जाता। यार वो मैंने आपको कहा, वो मॉक के बाद अभी कर लें, अभी कर लें, मुझे अभी भी कोई तराज नहीं। लेकिन ऑनेस्टली आपको उससे फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक दफा पूरा कोर्स गो थ्रू कर लेंगे ना, उसके बाद जब आप बात करेंगे बड़ी इफेक्टिव बात होगी। लेकिन मुझे उसमें भी कोई तराज नहीं है, यूं भी कर लेंगे, शर्त ये आपने तैयारी की हो। एनीवेज आगे चलें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईपीएस क्या फॉर्मूला है? दो मिनट के लिए इसको भूल जाएं। अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं, ये इधर ही है। लेकिन मैं जरा आपकी कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसको 2 मिनट निकाल रहा हूं। ले जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर शेयर्स, आसान बात करते हैं बस। ईपीएस, ओके। जब मैंने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट की, इसी भी उठा लें, चलें। इसका जो डिविडेंड होगा माइनस करूंगा, इसका डिविडेंड माइनस करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? वो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। मानते हैं सब इस बात को? कोई ना मानता हो तो बताए। ओके, अब मैं ईपीएस कैलकुलेट करने लगा हूं डाइल्यूटेड। और डाइल्यूटेड ईपीएस में मैं क्या देखता हूं? मैं ये देखता हूं कि अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, यह भी तो लोन वाली हैसियत रखता है ना। अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, असल लफ्ज ये है, इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर मेरे शेयर्स में किसी ना किसी चीज का इजाफा होगा। वो कितना होगा मुझे नहीं पता। क्या मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई इजाफा होगा कि नहीं? अगर ये इक्विटी बन गया, तो इसका जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंचते हुए, क्या अब वो चार्ज होगा? अब नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ जाएगा। गौर करें। लेट्स अज्यूम आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 70,000। इस पे जरा टैक्स लगाएं,
जो भी बनता है, जितना भी बनता है 29% के हिसाब से, एजम्पशन ले रहा हूं मैं, एज्यूम लिख रहा हूं कि टैक्स बनता है 20,000। क्या मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 बनेगा? क्या मानते हैं इस बात को? अब लेट्स अज्यूम यहां तक पहुंचते हुए मैंने ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड इरिडीमेबल माइनस किया हुआ है 60 का। अब जब मैं डाइल्यूटेड ईपीएस पे आता हूं तो मैं कहता हूं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। अगर ये शेयर में कन्वर्ट हो गया या इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये जो इसका इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, क्या ये चार्ज होएगा कि नहीं? फिर होगा कि नहीं? सोच के बताएं, मैं फिर सवाल करता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होने लगा है इक्विटी के अंदर, तो इसके ऊपर जो डिविडेंड होगा, क्या फिर मैं वो रिडीमेबल की तरह यहां पे चार्ज करूंगा कि फिर इक्विटी में लेके जाऊंगा? स्टेटमेंट चाहिए, इक्विटी में लेके जाऊंगा, फिर इक्विटी में लेके जाऊंगा, फिर यहां पर तो नहीं आएगा। और अगर ये यहां पर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या इसमें 60 का इजाफा हो जाएगा? और अगर इसमें 60 का इजाफा हो जाएगा तो टैक्स में भी कुछ कमी होगी या टैक्स में भी कुछ होगा। लेट्स अज्यूम ये टैक्स हो गया, सॉरी इजाफा होगा ना, ये प्रॉफिट बढ़ गया, इजाफा होगा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो यहां पर आ जाएगा मेरे भाई। तो इसका मतलब है मेरे प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। दोबारा सुने, आपसे ये बात की थी कि कल को इनमें पोटेंशियल है कि ये शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और हमने अपने यूजर्स को ये बताना होता है कि अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो मेरी ईपीएस कितनी डाइल्यूट होगी। यही बात है, तो मेरी ईपीएस कितनी डाइल्यूट होगी? सारी बात है, शेयर ज्यादा इशू होंगे तो ईपीएस तो डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन सर क्या न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा? सर क्यों नहीं आएगा? अभी ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, अभी इसकी हैसियत है लायबिलिटी वाली, और इसका इंटरेस्ट अभी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर, और जो मेरा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये माइनस होकर तो ये आता है, और ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने 50,000 लिखा होता है। लेकिन जब मैं डाइल्यूटेड ईपीएस पे आऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई ये अब लायबिलिटी नहीं है, अब ये इक्विटी है, तो अगर ये इक्विटी है तो क्या मेरे शेयर्स की तादाद बढ़ जाएगी? और अगर ये इक्विटी है तो मैंने जो इसका इंटरेस्ट 60 रुपए चार्ज किया हुआ है, क्या मुझे चार्ज करना चाहिए? सर इक्विटी का तो नहीं जाता इधर, तो इसका मतलब है ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो इसका मतलब है मेरा जो एक्सपेंस पहले माइनस हो रहा था अब नहीं हो रहा, तो क्या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया? हो गया। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो क्या टैक्स इंक्रीज हो गया? और अगर टैक्स इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हो गया। क्या ये बात सबको समझ आई? अब अगली बात, और यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर? इक्विटी के अंदर, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 से बढ़ता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि गलत है? दोबारा देख के बताएं। 60 इंटरेस्ट था ना इसके ऊपर 60 इंटरेस्ट था, डिविडेंड 60 था। अगर मैं इसको इक्विटी में कन्वर्ट करता हूं तो ये 60 चार्ज नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 से बढ़ेगा? कुछ मसला है? क्या मसला है सर? सॉरी जी, बिल्कुल यही समझाना चाह रहा हूं। पेपर में लिखा होगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 600, और आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर 10% बनता है 60 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट 60 से बढ़ जाएगा। आप तो 2 मिनट में सोचेंगे, हालांकि वो 60 से नहीं बढ़ेगा, आपको टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, ये बात समझ आई? आपके सामने है, इसलिए आपके सामने बनाया। टैक्स एडजस्ट होने के बाद जो इंपैक्ट आएगा वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको चीज लेनी है ये कभी भी डायरेक्ट नहीं लेनी, इसको हमेशा नेट ऑफ टैक्स लेना है। और नेट ऑफ टैक्स कैसे होगा? सिंपली इस 60 को, टैक्स रेट कितना है? 29% है, इसको 71% कर दें, या आफ्टर टैक्स हो जाएगा। नेट ऑफ टैक्स या आफ्टर टैक्स, क्योंकि आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे तो आफ्टर टैक्स इंपैक्ट आएगा ना, तो वो तो थोड़ा कम या ज्यादा होके आएगा। तो इसलिए हमेशा जो भी न्यूमरेटर में एडिशन होगी वो आपने हमेशा आफ्टर टैक्स लेनी है। अब बात पूरी हुई डाइल्यूटेड ईपीएस की। जी, ये मैंने टैक्स रेट 29% एज्यूम किया ना, तो
तो अगर आप 100 माइनस 29 करें तो 71% आता है ना, तो अगर 60 को डायरेक्ट 71% कर देंगे तो नेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। मतलब यूं कर लें, एक चीज़ पे अगर 10% टैक्स है तो 90 बन गई। अब अगर मुझे डायरेक्ट लेना है तो मैं 100 को 90% कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट 90 पे आ जाऊंगा। ये चीज़ है। तो इस 60 पे टैक्स इंपैक्ट नेट करके मुझे वो लेना है। तो आज डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, और अब तो बस सवाल ही है मेरे भाई, और मेरे ऊपर से थोड़ा सा बोझ उतरा कि चलो कॉन्सेप्ट तो डिलीवर हुआ, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है। सवाल तो फिर हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। किसने कहा था सीए करो सलमान हसन? तुमने खुद ही कहा था कि सीए करो। जी आपका हो गया टेंशन, ये आपको लगता है मेरी टेंशन खत्म हो गई है? यस सर। कोई नहीं हो, सबकी शुरू होगी, सबकी शुरू होगी इंशाल्लाह। ऐसी की तैसी आप सबकी लग पता जाएगा, लग पता जाएगा मेरे दोस्त। फिर जान जान के ऑफिस में लेट सेटिंग्स होंगी, ऑफिस ही बैठे रहे। ओह मैन, कितनी गलत बात करते हैं, बताऊंगा मैं जाके सबको। यौन है, कुछ शर्म करो यार, कोई देख भी लेता। कॉन्सेप्चुअली तकरीबन ईपीएस खत्म है, कॉन्सेप्चुअली खत्म नहीं हुई, कॉन्सेप्चुअली खत्म हुई है। अब बस इसके डाइल्यूटेड के सवाल कर रहे हैं, और इसका नोट है जो कि बनाना है। अभी नोट अभी बनाना नहीं सीखा हमने। 5,000 वाला, 10,000 वाला। सर जी बैठ जाएं आप तो, मैं तो हुई सजा याफ्ता इंसान, आप तो बैठ जाएं। हाँ जी, हिम्मत है आगे सवाल करने की कि नहीं? हाँ, सवाल करेंगे तो ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना डाइल्यूटेड ईपीएस का। जी मेरे भाई, यस नहीं दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, बस हो गई है। जे ठीक है भाई, चलें आगे सवाल करें हम। ओके, एक सवाल कर लेते हैं। और यार छोटे छोटे सवाल हैं, 5 भी कर लेगा तो एक भी एक के बराबर नहीं बनेंगे। यार तू इंटेलिजेंट आदमी है भाई। 619 का सवाल नंबर 39 chichimichi.com सवाल लिखा हुआ है, चीची मीची एंड कंपनी। 619 पे सवाल नंबर 39 है। हाँ पढ़ लें, मैं मजाक नहीं कर रहा। 619 पे सवाल नंबर 39 है, कंपनी का नाम पढ़ लें। नहीं ये नहीं कर रहे हम, आपको लग रहा है हम ये सवाल कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही पेट पलटते आ गया था। पेज नंबर 592, 92 जान नहीं छोड़ेगा हमारी। 592, 92 नहीं जान छोड़ा दोस्त, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाम कंपनी का कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेक्चर नोट्स का। की हो गया पायन सर, है गलत पढ़ा दिया मैंने। चले कोई बात नहीं, भाई ने असल में FR1 पढ़ी हुई है ना, इसलिए भाई जरा पहले से देख लेते हैं क्या हालात है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स 8 लाख। क्या हमें ये चाहिए होता है? हमें आफ्टर टैक्स चाहिए होता है, हमें आफ्टर टैक्स चाहिए होता है। टैक्स रेट है 30%, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्ड नहीं शेयर्स होता है 50,000 शेयर्स। ले जी, यहां तक तो बेसिक ईपीएस की जिंदगी सुकून है। लेकिन कंपनी हैज 9%
है 9%। कन्वर्टेबल क्या होता है जिसको तब्दील किया जा सके? अक्सर गाड़ियां कन्वर्टेबल होती है ना, पता है आप लोगों को कन्वर्टेबल कार्स का क्या होती हैं? पैसे दे देती हैं गाड़ी और वो एक्सचेंजेबल होती हैं, और कन्वर्टेबल वो होती हैं जिनके ऊपर छत खुल जाती है। जीप आदमी तो है, एनीवे छोड़ें। कन्वर्टेबल गाड़ियां भी कुछ होती हैं, नहीं सनरूफ नहीं, वो पूरी छत ऐसे करके होगी। क्या बातें फजूल कर रहे हैं हम। तो कन्वर्टेबल जो तब्दील हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट किस में कर सकते हैं? कन्वर्ट आप शेयर्स में कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा डायल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट यहां पे एनेबल हो गया। इन्वेस्टर्स हैव ऑप्शन टू रिसीव कैश और रिसीव 10 शेयर्स पर ₹1000 ऑफ डिबेंचर्स। तो इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि या तो वो जितने भी साल का डिबेंचर है, लिखा नहीं हुआ कितने साल है, उतने साल खत्म होने के बाद या तो कैश वसूल कर लें या फिर हर ₹1000 के डिबेंचर पे 10 शेयर्स वसूल कर लें। तो सर अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो गई कि हमें अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताना है कि अगर ये शेयर्स इशू हो गए तो इसका ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है जी, चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। और सबसे पहले आगाज कहां से होगा? सबसे पहले आगाज होगा कहां से होगा? बिस्मिल्लाह से। फिर हम शुरू करेंगे सवाल। मेरे भाई बेसिक ईपीएस से आगाज करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और इसको हमने क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना देना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 लेक्चर नोट्स। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगी ना। साल दिया वैसे भाई ने? साल नहीं दिया हुआ, चले बस ठीक है, जाने दें। मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी 8 लाख, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा जी? क्या 8 लाख को 70% से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें? क्या ख्याल है? या 8 लाख में से 8 लाख का 30% माइनस करके फिर निकालना है? बात तो एक ही है। 8 लाख में से 8 लाख का 30% माइनस कर दें या 70% से मल्टीप्लाई कर दें। तो मेरे भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 8 लाख का 70%। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नंबर ऑफ शेयर्स उसने खुद ही दे दिए 50,000। तो ईपीएस बता दें, ईपीएस बता दें। 11.2, 11.2 पर शेयर, ये हो गई जी हमारी बेसिक ईपीएस। ओके मेरे भाई, चलें जी। अब आ गया जिसका सबको इंतजार है, डाइल्यूटेड ईपीएस। 2 मिनट देख लीजिएगा फिर नोट कर लीजिएगा। मुझे बताइए कि 8 लाख इंटू 70% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनता है? 5,60,000। 56,000 नहीं, 5,60,000। लें जी, इसमें हो सकता है कोई इंपैक्ट आए, देखते हैं अभी। और हो सकता है इसमें कोई इंपैक्ट आए, यानी न्यूमरेटर में एक इंपैक्ट आएगा और डिनोमिनेटर में एक इंपैक्ट आएगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? ओके, सबसे पहले वर्किंग 1 करते हैं और देखते हैं न्यूमरेटर में क्या इंपैक्ट आएगा। अभी बस देखते जाइए, बड़े ध्यान से बात सुने। जो बात इससे पहले मैंने आपको कही थी, सर ये डिबेंचर अभी क्या हैसियत रखते हैं? लायबिलिटी, यानी लोन की हैसियत रखते हैं, लायबिलिटी की हैसियत रखते हैं। इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, कितना चार्ज हुआ होगा? नहीं 30% नहीं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। 9% ऑफ व्हाट? 2 मिलियन रुपीज। 2 मिलियन का 9% इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, और वो इंटरेस्ट चार्ज होके प्रॉफिट निकला होगा। यानी कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,60,000 है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका हुआ है। Yes. मानते हैं इस बात को? अब मैं इसको कन्वर्ट करने लगा हूं शेयर्स में, और अगर मैं कन्वर्ट करने लगा हूं शेयर्स में, तो क्या अब ये इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और अगर माइनस नहीं होना चाहिए तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए? और अगर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए तो कितने से बढ़ना चाहिए? कितने से बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये देखें कि मैंने इंटरेस्ट कितना चार्ज किया होगा। 2 मिलियन के डिबेंचर्स हैं, इस पे 9% इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया होगा। कितना बनता है बताइए? 1,80,000 का मैंने इंटरेस्ट किया होगा। क्या यहां 180 कर दूं? 180 कर दूं? 180 कर दूं? 180 कर दूं? देखें 180। सर ये कौन करेगा? मत भूलिएगा, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो इसको 70% कर दें। अब बताइए
126220 लें जी, सर 000। अच्छा सॉरी 126000। ये 1,26,000 से आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। अगर आप इस डिबेंचर को कन्वर्ट करते हैं इक्विटी के अंदर तो इसका जो इंटरेस्ट है वो अब चार्ज नहीं होगा, और अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा वो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 1,26,000 का इजाफा कर देगा। ठीक होगी बात समझ आ गई? तो 1,26,000 आप यहां पे लिखेंगे और ये आएगा वर्किंग वन से। क्या आपको बात समझ आ गई सबको? सब अच्छा है। अब आते हैं डिनोमिनेटर के ऊपर। बस ये डायल्यूटेड ईपीएस में यही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंपैक्ट निकालना बस। डिनोमिनेटर, अब मेरे भाई बताइए, ये तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स है ये, और कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स है। मुझे बताइए कि ये शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, 1,000 रुपए का डिबेंचर 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे बताइए कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है? 10,000। 10,000, ये आप 10,000 कैसे निकाल रहे हैं? देखें मेरे पास टोटल डिबेंचर्स 2 मिलियन के हैं, 2 मिलियन के है ना, हर 1,000 रुपए का डिबेंचर 10 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1,000 करूं और मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो क्या मेरे आंसर का जवाब नहीं आ जाता? ठीक है, बताइए। इसका मतलब है कि ये डिबेंचर जो 2 मिलियन के हैं, अगर हर 1,000 रुपए का डिबेंचर 10 शेयर में कन्वर्ट हो तो 2 मिलियन के डिबेंचर 20,000 में कन्वर्ट हो सकते हैं। बात समझ आ गई सबको? यूनिटी मेथड है, यूनिटी मेथड है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इजाफा होगा 20,000 का। तो ये वो पोटेंशियल है जो कि फ्यूचर में आ सकता है। बताइए आंसर, बताइए आंसर। 9.8 पर शेयर। क्या मेरी ईपीएस कम हो गई? क्या मेरी ईपीएस का असर कम हो गया? क्या जामी शीरी में पानी डल गया? तो इसी को तो डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं कि अगर ये कन्वर्टेबल शेयर इशू कर दिए जाए तो मेरी ईपीएस इतनी डाइल्यूट होके इतनी हो जाएगी। तो ये मैंने इंपैक्ट्स निकाले और उस इंपैक्ट का मैंने आंसर निकाला 9.8। ओके मैम, अल्हम्दुलिल्लाह डाइल्यूटेड ईपीएस आपको अच्छे तरीके से डिलीवर हो गया। आप समझ आ गई बातों की? अब मोटर चल पड़ेगी बस। ठीक है, बस मोटर ही चलानी थी मैंने, क्योंकि आप सारे माशाल्लाह वो किक वाले सेल्फ स्टार्ट नहीं ना, धक्के मारने पड़ते हैं आपको। धक्का मारो फिर स्टार्ट होते हैं आपको। पुराने दौर अच्छे थे भाई, ना यूट्यूब होता था, ना टीचर होते थे, खुद ही किताबें पढ़ के खुद ही धक्के खा के तो सीखते होते थे, और ऐसा सीखते थे कि कब्र तक याद रहता था। अब तो माशाल्लाह आप लोग अगली क्लास में भूल जाते हैं कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो आपने इंटरव्यूज क्या देने हैं, तो आपने काम क्या करना है आगे जाके? क्यों दोस्त? टेक्नोलॉजी ने जहां फायदा दिया ना, वहां इंसान को फारिग कर दिया उसने। दूर रहा करें टेक्नोलॉजी से। जितना मर्जी ट्रेडमिल पे भाग ले, असल वॉक ही है। क्या ख्याल है ना? उसकी वजह पता क्या है? वॉक करने से नज़र भी ठीक रहती है। ठीक है लॉजिक? नहीं, फैक्ट है, ये फैक्ट है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने घरों में बैठे रहते हैं, ट्रेडमिल घरों में कर लेंगे, जिम में कर लेंगे, आपका कमरे की क्या रेंज है? बस इतनी रेंज है, दीवारों तक देख लेंगे। आपकी आंखों को, अब देखें, अगर आपने टांग पे टांग रखी है तो आपके मसल को भी आदत हो जाती है उस तरह की, और वो मसल बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना स्टिफ हो जाता है। आंखों के भी मसल्स होते हैं भाई, वो भी करीब देख के ना तो स्टिफ हो जाते हैं। जब तक आप उनको दूर देखने की आदत नहीं डालेंगे ना, वो रिलैक्स नहीं होंगे, और ये फैक्ट है भाई। बिल्कुल, वो भी तो सेम फसाद की जड़ है। बस करीब देख देख के आपको करीब की आदत पड़ जाती है, जब आप दूर देखते हैं आपको नजर ही नहीं आता। आपके मसल ही उस बात के आदी हो चुके होते हैं। करें डिलीट व्हाट्सएप, करें डिलीट फेसबुक, करें डिलीट इंस्टाग्राम, ये तो करना ही नहीं ना सर। जिंदगी से डिलीट करते हैं पर ये हमारे मोबाइल से डिलीट ना करें। मतलब दुनिया से जाना पसंद है, ये मोबाइल से निकालना पसंद नहीं है। अजीब अजीब लोग हैं सर। जिस ग्राउंड में जाओ एक मोबाइल पकड़ के खड़ा होता है, दूसरा कतें कर रहा होता है। कमाल है, पता नहीं क्या। एनीवेज, सवाल लिखें यार। नहीं मतलब इजाज़त है थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, 3:45 बजे भाई ने नमाज पढ़नी। तो अल्लाह का ख्याल कर, तू मेरा ख्याल कर रहा है। अब मेरे पे डाली जाएगा सर आपकी वजह से नमाज छूट गई है। अब नमाज अपनी अपनी भाई, क्यों नहीं पढ़ी तूने? भाग के पढ़ के आ जा।
8A एग्जाम्पल, इसी के आगे एग्जाम्पल बनाते हैं। 8A एग्जाम्पल लिखें। अच्छा चलिए एग्जाम्पल लिख लें, होमवर्क कराइएगा। वैसे तो 2 मिनट जितना टाइम लिखवाने में लगना ना 1 मिनट में सॉल्व हो जानी है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, लिखें एग्जाम्पल्स। लिखें जी एग्जाम्पल। 8A कर लें, 8 के बाद 8AC के सिनेरियोज बना लेते हैं। 8A एग्जाम्पल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखें ₹1,00,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹1,00,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स 50,000। नेक्स्ट लाइन में लिखें 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ ₹1,000 ईच, 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ ₹1,000 ईच। आगे ब्रैकेट में लिखें पार वैल्यू, PAR पार वैल्यू। 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ ₹1,000 ईच पार वैल्यू with an interest of 3% per annum, full stop. Each bond is convertible into, जी ब्रैकेट पार वैल्यू थी बस, ब्रैकेट सारी ब्रैकेट में लिख दिए, सिर्फ पार वैल्यू ब्रैकेट में लिखना है भाई। Each bond is convertible into 100 ordinary shares. Each bond is convertible into 100 ordinary shares. Tax rate is 30%. ओके, वही डाइल्यूटेड बेसिक ईपीएस निकालिए। एग्जाम्पल 8B लिखें, 8B लिखें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही है 1,00,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वही 50,000। पॉइंट 3 लिखें, नेक्स्ट अगला पॉइंट 1000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये कन्वर्टेबल का लफ्ज आपको बताएगा कि प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले हैं। 1000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1000 convertible preference shares of ₹100 each with a dividend of 5%. 1000 convertible preference shares of ₹100 each with a dividend rate of 5%. आगे चले। Each preference share is convertible into, each preference share is convertible into 25 ordinary shares. Each preference share is convertible into 25 ordinary shares. Tax rate is 30%. Tax rate 30%. Tax rate 30%, 30। आपने वही बेसिक और डाइल्यूटेड डीपीएस निकालनी है। तो ये 8B एग्जाम्पल भी आपको लिखवा दी, और जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि रहने दूं? चलें लिखें 8C भी लिखें, बस आखिरी एग्जाम्पल 8C लिखें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखें 1,00,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिखें जी आप, बल्कि छोड़ें इसको छोड़ें, वो ऑप्शन के लिए, ये ऑप्शन की मैं लिखवाना चाह रहा था, ऑप्शन के लिए वो जो भाई अभी बात कर रहे थे ना, वो बात समझानी ज़रूरी है, उसको छोड़ें। हम वैसे किताब से एग्जांपल देख लेते हैं जो होमवर्क है आपका। तो ये तो 2 सवाल 2-2 मिनट में हो जाएंगे, और इसके अलावा जो आपने होमवर्क करना है आप लोग करके आएंगे, सफ़ा नंबर आइए 535 के ऊपर, सफ़ा नंबर 535। जल्दी पहुंचे मेरे भाई, टाइम नहीं है। सफ़ा नंबर 535। एग्जाम्पल नजर आ रही है, स्टोक्स लिमिटेड, पेज नंबर 535 पे स्टोक्स लिमिटेड। सोल्यूशन नहीं देखना, ये एग्जाम्पल आपने करनी है, 5 मिनट में हो जानी चाहिए। फिर आप आइए पेज नंबर 538 पे, पेज नंबर 538 पे एग्जाम्पल नजर आ रही है ओलंपिक्स लिमिटेड,
आ रही है? अच्छा, इसके अंदर ना एक अजीब सी बात है जो कि आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हमने जो डायल्यूटेड ईपीएस देखी है, अभी तो एक जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई है, उन सब में एक एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही है, जो एग्जांपल लिखवाई है उसमें एक है। इवन स्टोक्स लिमिटेड में भी अगर आप देखेंगे तो एक कितने, हाँ एक ही कन्वर्टेबल है, ऐसे ही है। लेकिन ओलंपिक्स में 3 कन्वर्टेबल हैं, ऑप्शंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। बल्कि इस ओलंपिक्स छोड़ें, आप ऐसे ही परेशान हो गए, ये मैं कराऊंगा। बाकी 3 एग्जांपल जो लिखवाई और एक जो ये करवाई, दिस इज योर होमवर्क। ठीक होगी बात? इंशाल्लाह संडे को मुलाकात होगी और संडे को बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज।